पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी 11वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान की क्रूज़ मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, खुसूसन बाबर क्रूज़ मिज़ाइल के बारे में और किस तरह से ये पाकिस्तानी आबदोज़ों से फ़ायर किया जाता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त दो मुख्तलिफ़ तरह के अपने बनाए हुए क्रूज़ मिज़ाइल मौजूद हैं। बाबर क्रूज़ मिज़ाइल जो ज़मीन और समुंदर से फ़ायर किया जा सकता है, और राद क्रूज़ मिज़ाइल जो हवा से फ़ायर किया जा सकता है। बाबर क्रूज़ मिज़ाइल पे सन 2001 में काम शुरू हुआ और सन 2005 में पहला कामयाब तजुर्बा किया गया। इस मिज़ाइल के 3 मुख्तलिफ़ तरह के लॉन्चर इस्तेमाल किए गए। सबसे पहला लॉन्चर जिसमें सिर्फ एक मिज़ाइल लगाया जा सकता था। बाद के तजुर्बात 2 मिज़ाइल ले जाने की सलाहियत रखने वाले एक लॉन्चर के साथ की गई, जो इस तस्वीर में देखा जा सकता है। और फिर हतमी डिज़ाइन 3 मिज़ाइल अपने अंदर रखने और फायर करने की सलाहियत रखने वाले लॉन्चर की सूरत में सामने आई। हतमी डिज़ाइन के लॉन्चर में इस तरह की 3 ट्यूबें होती हैं, जिसके अंदर बाबर मिज़ाइल मुकम्मल तौर पे सील होता है, और यूँ मिज़ाइल को इस तरह के सिलेंडर नुमा ट्यूब में सील करने से ये फ़ायदा हासिल होता है कि मिज़ाइल को काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सकता है बग़ैर किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत के, और ज़रूरत पड़ने पे मिज़ाइल फ़ौरन फायर करने के लिए तैयार होता है। बाबर क्रूज़ मिज़ाइल का डिज़ाइन पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियरों की ज़हानत का मुँह बोलता सबूत है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि मिज़ाइल को 6 मुख्तलिफ़ हिस्सों में बना करके आपस में जोड़ा गया है। मिज़ाइल के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे नज़र डालते हैं। सबसे पीछे सॉलिड बूस्टर रॉकेट मोटर होती है, जो सबसे पहले फायर होती है और मिज़ाइल को ट्यूब से धक्का देकर बाहर निकालती है और एक ख़ास रफ्तार पे लाती है। इससे ऊपर इस हिस्से में मिज़ाइल का टर्बो जेट इंजन होता है और 4 छोटे पर लगे होते हैं, जो मिज़ाइल को फ़िज़ा में तवाज़ुन बरकरार रखने और अपना रुख तब्दील करने में मदद देते हैं। यहाँ पे ये हिस्सा मिज़ाइल के इंजन का एयर इनटेक है। ये इस वक्त फायर होने से पहले अपनी स्टोर्ड पोजीशन या बंद पोजीशन में होता है। फायर होने के बाद कुछ देर बाद ये खुल जाता है। इससे ऊपर दरमियाने हिस्से में मिज़ाइल का फ्यूल टैंक है। यहाँ पे मिज़ाइल का सारा ईंधन मौजूद होता है, और ये आम फ्यूल होता है जो किसी भी आम जेट इंजन में इस्तेमाल होता है। इससे अगले हिस्से में मिज़ाइल का वॉरहेड होता है, जो कि धमाका खेज़ मवाद है, और ये एटमी भी हो सकता है और रिवायती बारूद भी हो सकता है। मॉड्यूलर डिज़ाइन का यहाँ पे एक फ़ायदा हम बताते चलें कि एटमी हमले के लिए बजाय पूरा मिज़ाइल तब्दील करने के लिए सिर्फ ये नट बोल्ट खोल के अलग कर दिए जाएंगे और रिवायती हथियार की जगह एटमी मॉड्यूल लगा दिया जाएगा। इससे ऊपर अगले हिस्से में मिज़ाइल की सारी गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स है। फायर का ऑर्डर मिलने के बाद सबसे पहले सॉलिड बूस्टर रॉकेट मोटर मिज़ाइल को धक्का दे करके लॉन्चर से बाहर निकालती है। इसके बाद मिज़ाइल एक ख़ास बुलंदी पे जाता है और अपने निशाने की तरफ रुख करता है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर मोटर जब मिज़ाइल एक ख़ास रफ्तार पे पहुँच जाता है तो मिज़ाइल से अलग हो जाती है। इसके बाद मिज़ाइल का एयर इनटेक या जेट इंजन में हवा पहुंचाने वाला हिस्सा खुलता है और मिज़ाइल के पर खुलना शुरू होते हैं। यहाँ पे आप हवा अंदर ले जाने वाले हिस्से को खुलता देख सकते हैं, और यहाँ पे मिज़ाइल के
पर खुल रहे हैं। इस मिसाइल में छोटे हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला आम सा टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि मिट्टी के तेल से चलता है। ये इंजन काफ़ी सस्ते दामों पाकिस्तान ने कई मुल्कों से ख़रीद कर अपने पास स्टोर कर लिया है और ज़रूरत पड़ने पर मिसाइल बनाने में काम आता है, और इसके पुर्जे भी काफ़ी आसानी से और सस्ते दामों ख़रीदे जा सकते हैं। और इसके बाद जब मिसाइल का टर्बोजेट इंजन चल पड़ता है तो ये मिसाइल खुदकार तरीके पे उड़ता हुआ अपने हदफ तक जा पहुंचता है, और ये बिल्कुल किसी आम हवाई जहाज़ की तरह उड़ता है। बाबर क्रूज़ मिसाइल और राद क्रूज़ मिसाइल में अपने रुख, रफ्तार और जगह का तयन करने के लिए 6 से 7 मुख्तलिफ निज़ाम लगे हुए हैं। ये सारे निज़ाम एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU, एक कंप्यूटर को अपनी रीडिंग्स फराहम करते हैं, जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए से मिसाइल के रुख, रफ्तार और जगह, किस जगह पर ये उस वक्त मिसाइल है, इसका तयन किया जाता है। और यहाँ पे अगर आपने रियाजी पढ़ी हुई है और मैथमेटिक्स में आपने MSc की हुई है तो आपको कैलमान फ़िल्टरिंग का मालूम होगा। कैलमान फ़िल्टरिंग के ज़रिए से कैलकुलेशन होती है। बाबर क्रूज़ मिसाइल की एक बड़ी ख़ासियत वे पॉइंट नेविगेशन है। मिसाल के तौर पे ये मिसाइल है, यहाँ से अगर मिसाइल फ़ायर हुआ और इसका टारगेट यहाँ पे है, तो मिसाइल को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि मिसाइल फ़ायर होने के बाद पहले यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए और घूमता फिरता वापस अपने निशाने पे आ लगे। क्रूज़ मिसाइल फ़ायर करने से पहले इसकी मुकम्मल मिशन प्लानिंग होती है। मिसाल के तौर पे मिसाइल अगर यहाँ से फ़ायर हुआ और यहाँ पे और यहाँ पे दुश्मन के रेडार मौजूद हैं, तो मिसाइल को इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा कि बाबर क्रूज़ मिसाइल फ़ायर होने के बाद यहाँ पे आके अपना रुख तब्दील करके दुश्मन की गनों और रेडार की रेंज से बाहर दाएं तरफ घूम के यूँ जाएगा, फिर इन रेडार्स की गनों और रेडार की रेंज से बाहर निकलने के लिए बाएं घूम के गोल चक्कर लगा के पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ अपने निशाने पे आके लग जाएगा। बाबर क्रूज़ मिसाइल की एक और ख़ासियत यह है कि इस मिसाइल को प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि मिसाइल ज़मीन से एक ख़ास ऊंचाई पे उड़े। यहाँ पे देखा जा सकता है फ़ायर होने के बाद मिसाइल पहाड़ों के ऊपर और फिर वादियों में जाता हुआ अपने निशाने पे आ लगा। अगर मिसाइल को यह प्रोग्राम किया जाए कि ज़मीन से इसकी ऊंचाई किसी भी वक्त 100 मीटर से ज़्यादा ना हो, तो ये मुसलसल अपनी ऊंचाई ज़मीन के उतार चढ़ाव के हिसाब से ऊपर नीचे करता हुआ अपने टारगेट पे जाके पहुंचेगा। फायर होने के बाद बाबर क्रूज़ मिसाइल ज़मीन के खदो खाल के पीछे छुपता छुपाता अपने निशाने पे पहुंचता है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि मिसाइल पहाड़ियों के पीछे से होता हुआ अपने निशाने पे पहुंच रहा है। इसकी वजह यह है कि पहाड़ियों के पीछे छुपने की वजह से मिसाइल दुश्मन के रेडार की नज़रों से ओझल रहता है और अपना स्टेल्थ बरकरार रखता है। एक और ख़ासियत ज़मीन से मुसलसल अपनी एक ख़ास ऊंचाई बरकरार रखने की है। रेडार में मिसाइल में एक छोटा सा एल्टीमीटर लगा होता है, जो कि एक छोटा सा रेडार होता है जो मुसलसल ज़मीन के साथ अपनी लहरें टकराता रहता है, और यूँ मिसाइल को अपनी ऊंचाई पता लगती रहती है, और पहाड़ या वादी की ऊंचाई या नीचाई के हिसाब से मिसाइल अपनी ऊंचाई या नीचाई बरकरार रखता है और दाएं बाएं घूमने की सलाहियत रखने की वजह से दुश्मन के रेडार के गिर्द घूमता है और यूं नीची परवाज़ करता हुआ पहाड़ों के पीछे छुपता छुपाता बाबर क्रूज़ मिसाइल दुश्मन के रेडार पे नज़र आए बगैर अपने हदफ पे बिल्कुल खुदकार तरीके पे जा लगता है। पाकिस्तान के दूसरे क्रूज़ मिसाइल का नाम राद है, जो कि सिर्फ हवाई जहाज़ से फ़ायर किया जाता है, और ये बाबर से डिज़ाइन में काफ़ी मुख्तलिफ है। इस मिसाइल में जिस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया वो वज़न की कमी का है, ताकि पाकिस्तान का JF-17 थंडर जहाज़ ऐसे 2 मिसाइल अपने साथ ले जाके फ़ायर कर सके। कम वज़न होने की वजह से JF-17 थंडर में बग़ैर किसी तब्दीली के ये मिसाइल लोड किया जा सकता है।
اس میں نیویگیشن اور اسٹیلتھ کی وہی صلاحیتیں موجود ہیں جو بھی ہم بابر کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ راد کروز میزائل اپنی اسٹیلتھ کیسے برقرار رکھتا ہے۔ جہاز سے فائر ہونے کے فوراً بعد میزائل نے اپنی وے پوائنٹ نیویگیشن یا پہاڑوں کے درمیان میں اڑنا شروع کر دیا، اور بجائے سیدھی پرواز کے اس میزائل نے زمین کی طرف ڈائیو ماری اور زمین سے ایک خاص اونچائی پہ اپنی پرواز برقرار رکھی۔ آبدوز سے فائر کرنے کے لیے بابر کروز میزائل کو اس کے پر فولڈ کر کے یا پر تہہ کر کے ایک کیپسول میں ڈالا جاتا ہے جس کے اندر پانی داخل نہ ہو سکے۔ کیپسول میں ڈالنے کے بعد بابر کروز میزائل کو پاکستان کی اگستہ 90 آبدوزوں میں اسی طرح لوڈ کیا جاتا ہے جیسے کسی عام ٹارپیڈو کو لوڈ کیا جاتا ہے، اور آبدوز کے اندر میزائل ویسے ہی اسٹور ہوتا ہے جیسے کہ ایک عام ٹارپیڈو اسٹور ہوتا ہے۔ آبدوز کے سامنے لگی ٹارپیڈو ٹیوب میں سے سب سے پہلے کیپسول میں بند بابر کروز میزائل کو ہوا کے دباؤ یا پانی کے دباؤ کے ذریعے سے پانی کے اندر چھوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی راکٹ موٹر میزائل کو پانی کے باہر نکالتی ہے۔ اس کے بعد میزائل کے کیپسول سے میزائل باہر نکلنا شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسری راکٹ موٹر اسٹارٹ ہوتی ہے اور میزائل کو ایک خاص رفتار پہ لاتی ہے، اور اس کے بعد کا سارا عمل ہم پہلے سمجھا چکے ہیں۔ دنیا کی تقریباً تمام آبدوزوں کی ٹارپیڈو ٹیوبز یا وہ ٹیوبیں جو آبدوز کے سامنے کی طرف لگی ہوتی ہیں اور وہاں سے ٹارپیڈو فائر ہوتے ہیں، ان کی چوڑائی یا ڈایا میٹر 533 ملی میٹر ہوتا ہے، اور پاکستان کی اگستہ آبدوزوں کی ٹارپیڈو ٹیوبز کی چوڑائی بھی یہی ہے۔ ڈیزائن کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ بابر کروز میزائل کی چوڑائی اتنی ہو کہ بابر کروز میزائل اپنے پانی کے اندر لے جانے والے کیپسول سمیت پاکستان کی اگستہ سب میرین کی ٹارپیڈو ٹیوب کے اندر سے فائر ہو سکے، اور پاکستان کی اگستہ سب میرین میں بابر کروز میزائل کو فائر کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی تبدیلی لانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس وجہ سے بابر کروز میزائل کی چوڑائی 520 ملی میٹر رکھی گئی۔ دوسری طرف بھارت کا واحد کروز میزائل برہموس جو انہوں نے رشیا کے ساتھ مل کر بنایا، اس کی چوڑائی 70 سینٹی میٹر یا 700 ملی میٹر ہے، جو کہ آبدوز کی ٹارپیڈو ٹیوب سے کافی زیادہ ہے، اور یہ میزائل بھارت کی کسی بھی آبدوز سے اس وقت فائر نہیں ہو سکتا۔ اس میزائل کی ایک اور خرابی اس کا وزن ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 3 ٹن، اور اتنا وزنی میزائل بھارتی فضائیہ کا کوئی بھی ہوائی جہاز اپنے کسی ایک لوڈنگ بے پہ نہیں اٹھا سکتا، اور یوں بھارت کے پاس اس وقت ہوائی جہاز سے فائر کرنے والا بھی کوئی کروز میزائل موجود نہیں۔ بھارت کو اپنا برہموس کروز میزائل اپنی آبدوزوں سے فائر کرنے کے لیے خصوصی نظام ورٹیکل لانچ سسٹم یا VLS اپنی آبدوزوں میں کافی خرچے پہ لگانا پڑے گا۔ دوسری طرف پاکستان کی اگستہ آبدوزیں بغیر کسی تبدیلی کے ٹارپیڈو ٹیوب کے ذریعے سے ہی بابر کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارت کو اپنا برہموس کروز میزائل ہوائی جہاز سے فائر کرنے کے لیے اپنے Su-30 MKI ہوائی جہاز خصوصی طور پہ روس بھیجنے پڑے، جن میں انہوں نے خاص تبدیلیاں لائیں، جس کے بعد اس وقت بھارت کے چند ہوائی جہاز صرف ایک برہموس لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس سے بھارت کا بہت زیادہ خرچہ آیا اور بھی آئے گا۔ دوسری طرف پاکستان کے JF-17 اپنے ڈھانچے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بغیر 2 راد کروز میزائل اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پاکستان اپنے تمام JF-17 اور تمام میراج جہازوں کے ذریعے سے راد کروز میزائل فائر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے اپنے برہموس کروز میزائل میں جو انجن استعمال کیے ہیں وہ عام طور پہ دستیاب نہیں اور انتہائی مہنگے بنتے ہیں، اور پاکستان اپنے دونوں طرح کے کروز میزائل میں عام چھوٹے جہازوں کے انجن استعمال کرتا ہے جو کہ عام طور سے کافی سستے میں دستیاب ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے پاکستان کی فضائیہ، بری افواج اور بحریہ نے کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکی تھی، لیکن بھارت اب تک اپنے ہوائی جہازوں میں ڈھانچے کی تبدیلیاں، آبدوزوں میں ڈھانچے کی تبدیلیاں کرنے میں $6 ارب لگا چکا ہے، اور اب بھی ان کے پاس تینوں افواج میں کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ اب کہیں جا کے بھارت نے بابر میزائل سے ملتا جلتا نربھے نام کا ایک میزائل بنانے کی کوششیں شروع کی ہیں، اور اب یہ میزائل تجرباتی مراحل میں ہے، اور اس کو ان کی فضائیہ، بحریہ یا بری افواج کے حوالے کرنے میں کئی سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ بے وقوف بھی وہی کرتا ہے جو عقل مند کرتا ہے، لیکن نقصان اٹھانے کے بعد۔ اور یوں ہماری اس 11ویں ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔